बच्चों, आप सभी का अपने बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। नाउ द डे कम फाइन। तो आज जैसे आपने देखा है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का फाइनल साइंस का पेपर जो है बेटा आज रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने हो सकता है कि ये पेपर दिया होगा। ये सेशन आपका जो फ्रेश सेशन जो आपका कंप्लीट होने वाला है 27 तारीख को, जो आज मंडे के दिन साइंस का पेपर रहा था। आज उसी पेपर को जो है हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आप में से बहुत बच्चों ने जो है साइंस का पेपर दिया होगा एंड आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत ही बेहतर गया हुआ हो। तो उसी के लिए जो है आपकी एक वीडियो तैयार की गई है, जिसे आप देख के अपने क्वेश्चन पेपर को, जो भी आंसरिंग आपकी रही है, उनको मैच करें और थोड़ा सा जो है आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। तो 70 मार्क्स का आज आपका पेपर रहा है। उसके बाद बेटा, जिन बच्चों का साइंस का पेपर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ बोर्ड के अभी पेपर चल रहे हैं, या जब भी आपकी पेपर की डेट आती है, तो आप ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड है। मैंने पहले भी कहा है, बोर्ड मैटर नहीं करता। जो आपका कंटेंट्स हैं वो मैटर करते हैं, क्वेश्चन मैटर करते हैं। तो उन बच्चों को भी जो है बहुत ही बढ़िया हेल्प मिलने वाली है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जरूर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे सभी। टू हैव ए रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की बात की जा रही है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, एट द पोल ऑफ द मिरर, इन बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। तो ऑप्शन रहेगा बेटा आपका यहाँ पे बी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। और ये है सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो एक आपको रियल और एनलार्ज्ड इमेज देगा। बाकी केसेस में कहीं सेम साइज की इमेज बनती जा रही है, या कहीं आपका बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर इमेज वर्चुअल बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी। तो ऑप्शन ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज, वेरी इजी क्वेश्चन, मीटर पर मीटर, मीटर पर सेकेंड, नन। तो आंसर रहेगा बेटा पर मीटर। ध्यान दें आप, बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द surface of a triangular prism of glass, it splits after emerging out of the prism into various color with different deviation. Which color has maximum deviation? तो कौन से कलर में मैक्सिमम डेविएशन देखने को मिलेगी? तो ऑप्शन है आपको रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट। आंसर रहेगा बेटा डी, दैट इज दी वायलेट। तो वायलेट कलर में जो है मैक्सिमम डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। ये पैरेलल में आपका हिंदी मीडियम का भी चल रहा है, तो जो इंग्लिश मीडियम का आंसर है वो ही आप ध्यान दें, आपका हिंदी मीडियम का भी आंसर है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि इंग्लिश मीडियम में कर लिया है, मैटर तो आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। द सन अपीयर्स व्हाइटिश मच बिफोर सनराइज, एट द सनराइज एंड सनसेट, एट नून, मच आफ्टर सनसेट। तो आंसर रहेगा बेटा सी ऑप्शन, एट नून। आप ध्यान दें, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नॉट डिपेंड। नॉट मैंने हमेशा आपको वीडियो में बोला है, जहां पे नॉट या एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। आपको माइंड में रहता है कि डिपेंड्स, वो तो बड़ी जल्दी याद आ जाएगा, नॉट वाला फैक्टर याद नहीं आएगा। तो देखें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यस, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यस, शेप ऑफ द कंडक्टर, उस चीज पे ये डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन डी ये रहेगा आपका यहाँ पे, शेप ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर। ऑलराइट, ध्यान देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। इन विच कॉम्बिनेशन द फोर रेजिस्टर्स बी कनेक्टेड टू है मिनिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंट पूछा है। तो ये आप थोड़ा सा भी अगर माइंड यहाँ पे ट्रिक लगाते तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस काफी कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ऑल ऑफ द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए ऑप्शन यहाँ पे रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रहेगा बेटा। ध्यान दें, जिन बच्चों का नहीं एग्जाम हुआ है वो भी ध्यान से दें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन अटेम्पटेशन रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है वो इन्हीं क्वेश्चन के अराउंड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। वन नीड्स द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पूछा है। ऑप्शन है आपके सामने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओम्स लॉ। ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल आप यहाँ पे देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बड़ी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड वाटर। तो देखिए कॉपर, गोल्ड, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। तो आप ध्यान में रखें एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम जो है सबसे पहले आ जाता है बिकॉज इट इज मोस्ट रिएक्टिव। देन आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम देखते हैं, और जो गोल्ड है वो तो बड़ा लिस्ट रिएक्टिव आपका रहेगा। तो सिंपल सा आंसर आपको पता चलता है। अगर आप कंसेप्ट अगर बेटा आपका क्लियर है, आप ध्यान दें, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले अपनी वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। तो देखो उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो वो क्या देखा गया है कि बच्चों का कंसेप्ट कहाँ पे बनेगा, कहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो उस चीज को लेके मैंने पहले अपनी वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, द एल्कीन इन द फॉलोइंग इज। आप ध्यान दें, एल्कीन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये टॉपिक मेरा बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ऑप्शन आपको दिया है इथाइन, इथीन, देन प्रोपेन, देन प्रोपाइन। तो आंसर जो आपका रहेगा बेटा 9th में बी ऑप्शन जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2। देखो अगर आप यहां तक ध्यान दें बेटा, एमसीक्यू में क्या है, आपको या तो 1 मार्क्स मिलने वाला है या 0। अगर आप इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी आंसर शीट बिल्कुल करेक्ट करके आए हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि आपके मार्क्स कहाँ आप स्टैंड करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। द पॉसिबल पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1368। 1368 तो आप देख ही रहे हैं कि एसिड की तरफ जा रहा है, लेकिन 8 जो है वो आपका बेस की तरफ जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी में आपका 8 रहेगा। आप ध्यान दें, जब रेड टू ब्लू होता है तो अगर आप कंफ्यूज भी हो तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, रेड टू ब्लू, बी ब्लू और बी बेस। तो आप याद रखें जब ब्लू होगा ना तो हमेशा वो एक बेस होगा। और आपको पता है जब आप एक पीएच स्केल पे जब आप एक पीएच मीटर मतलब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे देखते हैं तो आप कुछ इस तरीके का चार्ट देखते हैं। तो 7 से नीचे नीचे आपका एसिड है और 7 से अबोव सारा आपका बेस है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं ना। देखो डाउट इसीलिए क्लियर किए जा रहे हैं। आप क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, जिसकी वजह से क्या पता किस ऑप्शन पे हमने क्या एक्सप्लेन किया हो वो आपका छूट गया। और क्या पता नेक्स्ट टाइम उल्टा पूछ लिया जाएगा। अभी बेस पूछा है ना, तो हो सकता है आपके नेक्स्ट किसी भी बोर्ड में ये पूछ लिया जाए कि पीएच जो है मतलब बिलो 7 है और ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है तब एसिड का। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो वीडियो को स्किप ना करें आप। क्वेश्चन नंबर 11 पर जाएंगे हम। ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन क्लोरीन मॉलिक्यूल इज आयनिक बॉन्ड, 1 कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आंसर बी ऑप्शन है आपका, 1 कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे रहेगा, दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखेंगे हम, यूजफुल सब्सटेंस इन मेकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री। मतलब आपको वाटर में से बैक्टीरिया को हटाना है तो नॉर्मली भी आप माइंड लगाएं कि हम क्या डालते हैं उसमें, या तो ओजोन और या फिर आप देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन आपको ज्यादा ध्यान रहता है आपके 10th लेवल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन क्या रहता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एलम, ब्लीचिंग पाउडर। अब आप फंस गए हैं यहाँ पे, लेकिन अगर जो बच्चे ने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला किया है तो ऑप्शन सीधा सा डी जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका ऑप्शन रहने वाला है। और ये क्या होगा, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन क्या करता है, वाटर की प्योरिफिकेशन या क्लीनिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन आर कॉल्ड। ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, एडिशन रिएक्शन और डी है आपका डिसोसिएशन। तो ऑप्शन जाएगा बी, ये डबल डिकम्पोजिशन है, आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। स्क्रीनशॉट आप लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इजी क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज, मतलब कि जाइलम क्या करता है, बेसिक सा है, आप सोच के भी देखें। इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर। ऑप्शन सुने, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ए ऑप्शन आपके 14th क्वेश्चन का रहेगा, कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइन, क्वेश्चन इजी है, ठीक है, 1 मार्क्स के हैं ये सारे आपके अभी तक। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिड मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने कौन से प्लांट पे किया था, टोमेटो, ब्रिंजल, पी, मस्टर्ड। ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज द पी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पहले आपको फिजिक्स के डिस्कस किए गए हैं, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी के, तो सारे आपके एमसीक्यू रहेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाएंगे।
which is not a part of the female genital system in human from the following: ovary, uterus, vas deferens, fallopian tube. तो आप ध्यान दें, ओवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, और तो बचा क्या? वास डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं बेटा, मेंडल वाला भी आया हुआ है। तो तभी मैं कहती हूँ कि वीडियो आप देखो, देखनी है। वो किसके लिए बनी है? आप लोगों के लिए, है ना। तो वो कब हेल्प करेगी? जब आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, सिंपल, CO2 एंड वाटर, chlorophyll, sunlight, all of these will be the answer. That is the D option. All of these. आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये पेपर सॉल्व करके आपने लगभग कितने मार्क्स जो हैं अटेंड किए हैं, मतलब अपने पेपर में कितने मार्क्स आप अटेम्प्ट कर आ रहे हैं आज के दिन। क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है और बार बार बताया भी गया है कि इंपॉर्टेंट है। आवर हैंड्स एंड फोर आर्म्स ऑफ द डॉग, आवर टीथ एंड टीथ ऑफ एलिफेंट, रनर ऑफ पोटैटो एंड ग्रास। ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन आपका रहेगा ऑल ऑफ दीज। अगेन सेम है आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाएंगे। Asexual reproduction takes place through budding in अमीबा, yeast, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। तो देखो अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, वहां पे या तो बाइनरी या मल्टीपल फिजन है। तो बचा क्या? यीस्ट। और यीस्ट में किसके थ्रू होगा? आपका बर्डिंग के थ्रू होगा। यीस्ट क्या है? एक टाइप का फंगस है। ये क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी? इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेमार्क, डार्विन, मेंडल, मॉर्गन। आंसर विल बी डार्विन, दैट इज द बी ऑप्शन। तो यहां तक बेटा आपके 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके बेटा, सेक्शन बी जो है ना आपका, पार्ट ए वहां पे फिनिश होता है जहां पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नाउ पार्ट बी रहेगा आपका। तो फर्स्ट जो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फिजिक्स का एक क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, 2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, is attached to a motorbike to watch any other vehicle coming from the behind. Calculate the location and position of a vehicle which is at 4 meter behind the bike as seen in the mirror. Also explain the ray diagram. तो देखो, एक तो क्वेश्चन में आपको जितनी भी चीजें पूछी हैं आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्योंकि मार्किंग कैसे दे रखी है आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे कि 2+2 बोल रखा है आपको। तो 2 तो जो आप देख रहे हो कि सॉल्विंग का है और 2 मार्क्स आपका रे डायग्राम का है। अगर आप हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बेटा हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ करके आते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर दिया है, एफ आप निकालेंगे, r/2 करेंगे तो एफ कितना आ जाएगा आपका? 1 मीटर फोकल लेंथ आ गया है। वी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यू आपको गिवन है, मतलब -4 मीटर जो है आपके ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ रहेगा। तो जैसे आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/v, तो आप 1/u को यहाँ लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा? माइनस में हो जाएगा बेटा। और अब आप देखो u आपका क्या आया था? -4। तो आप रेसिप्रोकल में दिया है तो माइनस तो ये है ही, +1 और ये माइनस जो है आपका यहाँ से गिवन था। ध्यान दें, कोई मिस्टेक ना करें आप, क्योंकि कैलकुलेशन है बेटा इन क्वेश्चंस में, कैलकुलेशन है ही नहीं ज्यादा कि कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इजी है, बस एक प्लस और माइनस का खेल है। यहाँ पे जो आप कार्टेशियन साइन देखते हैं, अगर वो आपका मिस्टेक है तो बेटा फिर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो 1/v = ठीक है, ये आप सॉल्व करते हैं तो v = 4/5 और v = 0.8 मीटर। एक तो आपका ये आंसर आता है, इमेज डिस्टेंस जिसे आप कह रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और इसे जब आप देखते हैं कि जो रेज स्ट्राइक करेंगे और सी से ये कट करती हुई जा रही है एफ पे, तो डिस्टेंस आपका 0.8 मीटर जो है आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो m जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है आपका? -v/u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आप जब वैल्यू पुट करते हैं, v की हमारी वैल्यू आई थी 0.8, माइनस आपका है और u हमारा था -4 मीटर। तो माइनस माइनस कट होता है तो m कितना आएगा? 0.2 कोई यूनिट नहीं है, यूनिट तो कट हो गया क्योंकि दोनों ही मीटर में था। तो ये क्या हो गया? मतलब इट हैज मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। इमेज का पूछा है ना कि नेचर ऑफ द इमेज क्या रहने वाला है? इमेज विल बी स्मॉल, इरेक्ट,
एंड वर्चुअल, वर्चुअल क्या, विच कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले बेटे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पे, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस। देखो ध्यान दें, शॉर्ट साइटेडनेस की बात की गई है, शॉर्ट साइटेडनेस। तो बेटा इसका मतलब तो ये है कि पास का तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का नहीं दिखाई दे रहा। शॉर्ट साइट का मतलब पास का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा। कैन सी अप टू 100 मीटर, कैलकुलेट द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस डिफेक्ट सो दैट ही कैन सी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, हेंस करेक्ट विजन। आल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। तो क्वेश्चन आप देखें 2+2 मार्किंग स्कीम यहाँ पे साथ में दी गई है। तो पहली बात तो जो हम बात करेंगे कि जो भी मतलब यहाँ पे पर्सन है सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस हैज मायोपिक आई, मतलब वो किससे ग्रस्त है, मायोपिया से। और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, तो कनकेव लेंस, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। अब पावर ऑफ ए लेंस यहाँ पे क्या रहने वाला है, जैसे नेचर और फोकल लेंथ पूछा है लेंस की, तो फोकल लेंथ माइनस मतलब नेगेटिव में जाएगा, तो पावर भी जो है यहाँ पे नेगेटिव में आपका जा रहा है। तो ये भी ध्यान देखें कि फोकल लेंथ भी नेगेटिव है और जो पावर है वो भी आपका नेगेटिव ही यहाँ पे जा रहा है, विच कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए कनकेव लेंस। पहले तो ये बात समझ में आई। अब देखें यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा है कि रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएं, तो ये एक आपको मतलब डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए हैं। अगर आपने ऐसा कुछ डायग्राम अपनी आंसर शीट में किया है सो यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। आई होप कि आप सभी ने ऐसा किया हो। तो देखो बेटा यहाँ पे फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई कहा है, तो पर्सन का जो फोकस है ना, जहां उसको इमेज फॉर्मेशन करना है, वो क्या हो रहा है, उसका जो बैक है आई बाल के उससे पहले होता जा रहा है। ध्यान दे, देखो एक बार यहाँ पे समझेंगे कि ये फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसके बाद मायोपिक आई में क्या हो गया, ये आपका रेटिना है मतलब बैक ऑफ द आई बॉल, उसकी इमेज यहाँ पहले बन रही है, ठीक है। तो इमेज पहले बन रही है तो मतलब क्या, उसका क्लियरिटी विजन नहीं है। जब हमने कनकेव लेंस उसको लगाए, जब उन्होंने स्पेक्स लगाया या व्हाटएवर लेंस भी यूज किए, तो उन्होंने क्या किया कि कनकेव लेंस लगाया। अब आपको पता है कि कनकेव लेंस एक यहाँ पे आके क्या करेगा, आईज का करेक्शन करने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे फोकस होने जा रही थी, तो वो दे फार अपार्ट है ना, तो वो बिल्कुल अब क्या है, इस रेटिना पे आ रही है। तो पहले ये यहाँ हो रहा था, अब ये क्या करेगा, उसको जो बैक ऑफ द आई बॉल है वहां पे ये सेंड करेगा। सो देयर कैन बी करेक्शन फॉर ए मायोपिक आई। यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर होता है, टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज ओम्स लॉ, explained by drawing the associated circuit diagram, also discuss the term on which the resistance of an electric conductor depend। तो ये भी देखो कितना मतलब 3 पार्ट कर दिए हैं, है ना। तो आप 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। ओम्स लॉ पूछा है, ओम मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है। ओम्स लॉ क्या कहता है, मतलब व्हेन ए वोल्टेज इज पास्ड, मतलब एक वोल्टेज जब है तो दैट वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि V जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, R, और R क्या है आपका, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये तो लॉ जो है आपका डिफाइन कर दिया आपने, शायद कर भी दिया होगा। लॉ की जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ एक इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि किन फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला हमने लगाया था यहाँ पे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है बेटा। ये आप सारा यहाँ पे सिंबल भी बताएं, देखो अगर आंसर अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो मार्क्स भी अच्छे से मिलते हैं, ठीक है ना। R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। नेक्स्ट पूछा था इन्होंने एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द एसोसिएटेड सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम भी आपको दिखाएंगे जहां पे आपका ओम्स लॉ एप्लीकेबल हो। तो मतलब ये आपको दिखाए हैं, इससे अगर आप और भी कॉम्प्लिकेटेड वे से दिखाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये आंसर आपका ठीक रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वोल्टेज है, एक एमीटर है जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जब करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो ये क्या दिखा रहा है, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। ये आपने सिंबल यहाँ पे दिखा भी दिया है। तो यहाँ तक आपका ये आंसर कंप्लीट होता है बेटा जी, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर,
डिस्क्राइब क्लियरली इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। जहां ऐसा बोला जाए ना डायग्राम, तो बेटा डायग्राम पे थोड़ा दे दो जोर, कोशिश करो कि पेंसिल से ही बनाना है, ठीक है। पेन वेन आप ना यूज करें डायग्राम बनाते हुए, और बहुत ही बढ़िया तरीके से लेबलिंग आप वहां पर करके दिखाएंगे। तो देखो पहले आप बताएंगे, मतलब प्रिंसिपल बता देंगे या इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फाइन। फिर कंस्ट्रक्शन आपको ये सब एक्सप्लेन करना है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। आर्मेचर, परमानेंट मैग्नेट, स्प्लिट रिंग, ब्रशेस, बैटरी, ये सब आप इनका यूज कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, और डायग्राम जो है आप ये शो करेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो है ठीक है, आप लेकिन स्केल का अच्छे से यूज करें। डायग्राम आपका नीट, क्लीन एंड वेल प्रॉपर, मतलब लेबल्ड रहना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे। फिर आप इसमें बताएंगे करंट किस तरीके से पास हो रहे हैं, ए बी अप और सी डी डाउन, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। स्प्लिट रिंग का क्या यूज रहेगा, ब्रशेस का, एक्सेल का, और एक्स एंड वाई जो है ये ब्रशेस के लिए बोला है। एन पोल मतलब नॉर्थ पोल है, एस आपका साउथ पोल है। तो ये आप बेटा बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी से यहाँ पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 ही आपका चॉइस में दिया है। पहले इलेक्ट्रिक मोटर पूछा था, अब आपसे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लेंथी क्वेश्चंस भी हैं और जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो डायग्राम आप यहाँ देख ही रहे हैं बेटा, ABCD एक आर्मेचर है, परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको शो हो रहा है, रिंग्स है R1 एंड R2, और ब्रशेस है B1 एंड B2, और एक जो है गैल्वेनोमीटर एमीटर यहाँ पे यूज किया गया है। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला है। और जो प्रिंसिपल रहेगा वो क्या होगा बेटा, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिनन। तो ये चीजें आपको लिखनी है, इनको अच्छे से आप एक्सप्लेन भी करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ इतना लिख दिया, नहीं, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो स्क्रीनशॉट लें बेटा जल्दी से आप यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। फिजिक्स पोर्शन आपका फिनिश हो गया है, अब केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो देखें ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट है प्रोपेनल, अल। आप ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन है ये भी डिस्कस किए हुए हैं, बल्कि ये चैप्टर मैंने डीप में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो प्रोपेनल के लिए पूछा है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आना है, CHO। प्रोपेनल में कितने कार्बन है, 3। तो ये जो आप देखते हैं कि एक फार्मूला स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका 2-मिथाइल पेंटोनोइक एसिड, 2-मिथाइल। तो देखो बेटा आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान देके चलेंगे, 2-मिथाइल प्रोपोनिक एसिड। तो ये जो 2-मिथाइल, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2-मिथाइल जो है आप यहाँ पे लेंगे, 2-मिथाइल, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो 2-मिथाइल, और ये सर आपका क्या हो गया, पेंटोइक एसिड हो गया, पेंटा में 5 रहेंगे, और ये 2-मिथाइल के लिए पोजीशन जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका सी पे रहेगा प्रोपीन, इन, लास्ट में क्या आ रहा है, प्रोपीन, इन। तो इन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और कार्बन कितने होंगे, 3, 1 2 3, बॉन्ड डबल जा रहा है। फोर्थ डी पोर्शन है 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। तो देखो आपको लोवेस्ट नंबर देना है, ये रूल्स भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए बेटा 2-मिथाइल हो गया, ठीक है, और ये क्या है, जैसे 1 और 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल भी है, और 2 पे इन्होंने क्या कहा है, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूट, 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल 2 जो है, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ध्यान दें, 3 आपको एलिमेंट दिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर द एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1 2 3। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है रिस्पेक्टिवली। 2 पार्ट में करके डिवाइड किया गया है आपको। ए में पूछा है विच ऑफ दीज एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, एक तो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसमें होने वाला है, और बी पार्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव
आंसर ईच विद रीजन। तो रीजन के साथ जब आप कहते हैं ना बेटा, तो वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपका क्या आंसर जाने वाला है। तो देखो इसको पहले समझ लीजिए आप। 11, 12 और 13 जो है इनका एटॉमिक नंबर रहेगा 281, 282 और 283। आप देख रहे हैं 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन्स आपको पता चलते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना 1 रह गया है। ऐसे ही आप मैग्नीशियम के लिए जो है ये डायग्राम ना ड्रॉ करके आए होंगे तो देखो मिलेंगे ठीक मार्क्स। और अगर कुछ पंगा करके आए हो ना, फिर एक्सपेक्ट मत करना कि ठीक मार्क्स मिल जाएंगे तुम लोगों को। देखो पहले तो ये बना दिया, ये है आपका सोडियम, ये है मैग्नीशियम, ये रहा एल्यूमिनियम का। तो आप समझे क्या पूछा है, विच ऑफ दीज एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पे आप तो कहेंगे कि मैम तीनों में 3 ही शेल है, के है, एल है और एम है, सभी का डिस्टेंस तो बराबर ही जा रहा है। नहीं, आप ध्यान दें कि यहाँ पे क्या होता है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स while moving from left to right along a period it decreases। क्यों डिक्रीज हुआ, आप देखें यहाँ पे न्यूक्लियस का जो एक इन्फ्लुएंस जा रहा है, जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जा रहा है, वो यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया और यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे बढ़ गए हैं। तो आपका किस मतलब एटॉमिक रेडियस जो है, अभी इससे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है आपका सोडियम के केस में सबसे ज्यादा होने वाला है, सोडियम के केस में। तो आंसर आपका ये रहेगा ए ऑप्शन का ये, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग इन द लास्ट वैलेंस शेल और द ऑक्टेट एंड दे आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द न्यूक्लियस। और यहाँ पे न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसमें और ज्यादा। तो और ज्यादा न्यूक्लियस जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन, there will be a reduction in the atomic radii, but in this case sodium will have maximum atomic radius। बी पार्ट आप देखें बेटा, which of these element is least reactive। अब बिल्कुल साफ सी बात यहाँ से झलक रही है कि एल्यूमिनियम जो होगा आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखते भी हैं, है ना। यहाँ पे सोडियम का ध्यान रखें, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस है, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस यहाँ पे सोडियम का रहने वाला है। एल्यूमिनियम में क्या हो गया कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, इसका मतलब द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, है ना, खत्म हो गई है। अभी जब ये इलेक्ट्रॉन को ना तो मतलब लूज ही नहीं कर रहा है, हाउ कैन इट विल एक्सचेंज, मतलब गेन और लूज, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। दैट्स व्हाई इट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस because there is maximum influence of the nucleus on the outermost electron, that's why aluminium is least reactive। ठीक है, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आपके सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जो हमने वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दें, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस डैश गिव्स जिप्सम। तो देखो क्वेश्चन जैसा आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, वो जो डैश में क्या ना है, इनमें क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला ठीक से आता होगा, you can easily solve the chemical reaction and can balance them, but if you don't know the formula then there can be a hectic, fine। so plaster of paris का क्या है, CaSO4 half H2O। तो अभी हाफ जो ये वाटर जब आप लेते हैं इसके साथ, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, CaSO4 2H2O। तो ये इसका नाम क्या है, जिप्सन है। ये आपका POP हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका होगा बेटा जिप्सम। एक क्वेश्चन अगर ये इक्वेशन ऐसी की है तो ठीक है, नहीं मार्क्स गवा के आए हुए हैं आप, ठीक है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन का पूछा है, गिव्स, तो हाइड्रोजन H2 क्लोरीन, तो ये देखो आपको सिर्फ ना रिएक्शन लिखनी है बल्कि उनको बैलेंस्ड करके लिखना है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन आपकी होगी है। सी में आपसे पूछा गया है जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस व्हाट। तो जिंक कार्बोनेट क्या है, ZnCO3, ये क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड दे रहा है, बचा क्या CO2। तो आप ध्यान, अब यहाँ पे ना गलती कर दें आप, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों पंगे ले रहे हो। तो जब CO3 दे दिया तो 3 ऑक्सीजन है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हो गया बैलेंस। कार्बन कितना है, 1, जिंक कितना है, 1। जब सब कुछ बैलेंस मिल ही रहा है तो आप यहाँ पे ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे रिएक्शन में, फंसोगे नहीं। तो मैग्नीशियम प्लस डैश गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, तो क्या रहेगा, मैग्नीशियम आपका Mg और क्लोराइड के लिए आपसे पूछा गया है, क्लोराइड के लिए पूछा गया है, ठीक है ठीक है। ये आपका लगाया HCl, ये लगाया 2, बन गया आपका
मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। तो गैस आपको पता है एरो के फॉर्म में आप दिखाएंगे। अब ये देखो बैलेंस्ड है। ई पार्ट बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स डैश प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम क्लोराइड, अब यहाँ पे फार्मूला आता था तो हो जाएगा भला, नहीं तो फिर आप प्रसाद बोलोगे भगवान जी के नाम का। तो अभी इसको कर दो, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2HCl। देखो होगी ना रिएक्शन, बैलेंस है बेटा। तो ज्यादा आपको नहीं, मतलब इतना भी माइंड नहीं लगाना, माइंड रिलैक्स करके करते हैं ना रिएक्शन, तब ठीक होती है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट पूछा है AgNO3 प्लस सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम आयोडाइड Na और आयोडाइड के लिए लगाया ये I। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आपको पंगा करना है, आप सिंपल बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट बना NaNO3 और ये बना आपका AgI सिल्वर आयोडाइड, जिसके क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट जो है आपको यहाँ पे नजर आएंगे, क्रीम कलर्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे की है तो आपको बधाई है, अदरवाइज आप पंगा करके आए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सेक्शन का रहेगा। ये चॉइस भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 की चॉइस में है, या तो आपको वो रिएक्शंस करनी थी या यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 3 पॉइंट। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग डिसोसिएशन रिएक्शन। ए पार्ट में पूछा है, तो सारे ही जो है आपके ये 2 मार्क्स के हैं, तो टोटल 6 मार्क्स आपके यहाँ पे बनते हैं। तो डिसोसिएशन रिएक्शन में आपसे पूछा है व्हेन मतलब अ कंपाउंड डिसोशिएट इनटू 2 और मोर कंपाउंड। तो आप एग्जांपल के साथ बताएं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो गया, या आप यहाँ पे जो है HCl का भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो डिसोशिएट यहाँ पे कुछ हो रहा है तो एक्सप्लेन करेंगे और एग्जांपल जरूर देंगे, नहीं तो फिर से मार्क्स कटेंगे। कोरोजन बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहता है आपका। कोरोजन मतलब दैट रिक्वायर्स मॉइस्चर ऑक्सीजन, व्हेन समथिंग गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इट रिजल्ट्स इन रस्टिंग ऑफ द आयरन। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मॉइस्चर है, नमी है, ऑक्सीजन है, आपका कोई ऐसा मेटल है जो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, तो दैट विल कोरोड इजीली। तो आप रस्ट वर्ड भी पढ़ते हैं यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन एग्जांपल आपका कोरोजन का। Fe2O3 और XH2O फेरिक ऑक्साइड। X जो है यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो वो कितना है, वो 5 है, 7 है, 10 है, हाफ है, वो कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया है तो बेटा मतलब अगेन गुड न्यूज रहेगी कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। गैल्वेनाइजेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ वेरी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन सरफेस और स्टील सरफेस। ठीक है, तो हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन टेक्निक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जाती है। तो ये केमिस्ट्री सेक्शन आपका फिनिश होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, अब बायोलॉजी सेक्शन आपका स्टार्ट होता है, सब सेक्शन 3 रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर मेंडल्स लॉ, एक्सप्लेन देम विद सुटेबल डायग्राम। तो डायग्राम मतलब आप उसको उसमें क्रॉस बना के जो है दिखाएंगे। तो मेंडल्स लॉ, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ग्रीगर जॉन मेंडल। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो ग्रीगर जॉन मेंडल। टेम्पटेशन जितनी बढ़िया होगी ना, हमें क्या करना है, एग्जामिनर को मौका नहीं देना कि वो आपके हाफ मार्क्स भी डिडक्ट करे। फाइन, हमें अपनी प्रेजेंटेशन इतनी बढ़िया रखनी है कि वो आगे से आगे खुश होके जो है मार्क्स हमें दे। तो ग्रीगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स भी आप यहाँ पे लिखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक। फिर आप बताएंगे कि कौन से प्लांट था, मतलब एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था बेटा, यहाँ पे पी, गार्डन पी भी जो आप कहते हैं, पाइसम सेटाइवम। अब देखो, अगर इतने बढ़िया तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो आप मुझे बताइए कौन ऐसा होगा जो आपके मार्क्स कट करेगा, है ना। तो मार्क्स देने का मन करता है। फिर आप इसमें मेंडल्स लॉ बताएंगे। 2 इंपॉर्टेंट लॉज है, लॉज ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ रहेगा आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ बोले प्रिंसिपल बोले कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक आध जगह बेटा आपको ये एक पर्टिकुलर लॉ भी दिखता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये भी अगर आप करके आ रहे हैं तो देखो गलती नहीं है, मतलब कि मार्क्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद अब फिर आप ये क्रॉस बना के दिखाएंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये बनता है। ठीक है, फिर आप जब एक प्रोजिनी यहाँ पे सेल्फिंग करवाएंगे तो आप देखेंगे कैपिटल टी, ये जो है आपकी कुछ इस तरीके की एक फिनोटिपिक रेशियो आप देखते हैं यहाँ पे 3:1। ठीक है, ये आपकी फिनोटिपिक रेशियो रहेगी। 1:2:1 जो है वो जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। स्क्रीनशॉट लेंगे आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है।
अभी तक बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ जो है मेरे बच्चों को देख के की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी आप सभी हो ना इस चैनल पे, आपका अपना चैनल है ये, ताकि आपको आगे भी ऐसी हेल्प जो है इससे भी बेहतरीन हेल्प आपको मिले, उसके लिए आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे ध्यान दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लाइक दिस, तो ये आपसे एलएस के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑफ गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, टू शो द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड डिस्क्राइब इट। तो मतलब अभी आप फंस गए हो, क्योंकि ना सिर्फ डायग्राम आपसे एक्सप्लेन भी करवा लिया है। तो एग्जामिनर मतलब थोड़ा चालाक लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, बच्चों को जिन्हें नहीं दे रहा है। तो देखो बेटा, पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे स्टिग्मा पार्ट शो करेंगे। ये पॉलन ग्रेन्स है सब, जो यहाँ पे ये ब्लैक डॉट आपको नजर आ रही है, दीज ऑल आर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स है ये। पॉलन जर्मिनेट होते हैं, पॉलन ट्यूब इमर्ज होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। This long middle part is the style, that is the longest part. Then this is the ovary part. See how pollen tube emerge from the pollen grain and finally reaches to the ovary having two male gamete. This you have to label all this, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ जब डायग्राम की बात आए तो डायग्राम पे जोर लगा दो, तो थोड़ा अगर डिस्क्राइब भी ऊपर नीचे होगा ना, वो डायग्राम संभाल लेगा। तो देखो यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है, आप ये बात ध्यान रखें, इनका कोई यूज नहीं होने वाला है। ये ओवरी सेक्शन हम दिखा ही रहे हैं। बीच में आप देख रहे हैं मैंने एक सेल में 2 डॉट बनाए हैं, इनका मीनिंग है, ये मीनिंगलेस नहीं है। सेंट्रल सेल 2 पॉलर न्यूक्लियाई जिसे आप सेकेंडरी फ्यूजन न्यूक्लियस भी कहते हैं, और लास्ट में जो आपके आते हैं ये 2 सिनर्जिड्स जिन्हें हेल्प सेल कहते हैं, और बीच में जो है आपको एग नजर आ रहा है। तो देखो बेटा, इतनी सब लेबलिंग आपको करनी होगी, इससे ज्यादा लेबलिंग का भी मेरा मन है मैं करवाऊं, लेकिन आप लोगों का ये 10th लेवल है। लेकिन अगर आप, चलो कोई बात नहीं, 10th के हो, आप एक बार ना +2 वाली वीडियो एक उठा के देखेंगे, जो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे भी जो है बेटे इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। लेकिन आपको लगेगा कि मैम अभी लेवल एकदम +2 पे हाई ले गए हो, तो मतलब एट दिस लेवल दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना। तो बहुत है ये। उसके बाद आप देखें, इतना आप कर लेंगे ना, अब इसको एक्सप्लेनेशन पर ले आइए। तो आप बताएंगे कि कैसे जो पॉलन ट्यूब है उसमें 2 मेल गैमेट है, तो 1 मेल गैमेट जो है बेटा, 1 मेल गैमेट, और जो 1 एग रहेगा यहाँ पे, 1 एग, वो क्या बनाने वाला है, जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। फिर ये क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फाइनली क्या बनेगा, एक न्यू प्लांट बनेगा। अब जो 2 पॉलर न्यूक्लियाई, और फिर से यहाँ पे क्योंकि 2 मेल गैमेट की बात की जा रही है ना, एक का तो काम यहाँ पे हो गया है, मतलब एग के साथ फर्टिलाइज हो गया, तो दूसरे का क्या होना है, ये पॉलीन्यूक्लियर के साथ फ्यूज करने वाला है, और ये अब क्या बनाएगा, ये PEN बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, और ये आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा बेटा। इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन, और जो ये है आपका नॉर्मल फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, दोनों को मिला के आप कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो सिर्फ ये रहेगा, दोनों को मिला के आप कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। मैं यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा मैसी हो गया है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आप, अब वो ये मैं और डिटेल दूंगी, फिर आप थोड़ा घबरा ना जाएं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे भी, 8 मतलब न्यूक्लियस है और 7 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेसेसरी, एक्सप्लेन। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन गया है आपका। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आप यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो आप एक बार देखो, सिंपल सा माइंड लगाइए, जर्नल माइंड लगाओ आप, कि फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में आपको क्या प्लांट्स और एनिमल्स दिखने वाले हैं, और तो कुछ दिखेगा नहीं। हम सब तो यहाँ पे लगे हुए हैं पेपर देखने में और सॉल्व करने में। तो कंजर्वेशन के लिए पूछा है, तो कंजर्वेशन में आप क्या बताएंगे, किस लिए कर रहे हैं ना, फॉरेस्ट को किस लिए कंजर्व कर रहे हैं। एक तो आपको क्या करना है, रेनफॉल के लेवल को मेंटेन करना है, या अदरवाइज फ्लड्स और ड्राउट दोनों ही बेकार है, या तो बाढ़ या फिर सूखा अकाल वाली स्थिति यहाँ पे पैदा होगी। एक प्रॉपर वाटर साइकिल को मेंटेन करना है। वुड, टिम्बर समझते हैं आप, मतलब द वुड विच इज स्पेशली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जिसको यूज किया जाता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट है, सितार है, गिटार है, तबला है, ड्रम है, व्हाटएवर। और स्पोर्ट्स गुड्स
हॉकी, बैट बॉल, बैडमिंटन, तो ये सब क्या है आपका वुड का बना होता है। और आप देखें आपकी पेंसिल वुड की है, ठीक है, वो फॉरेस्ट से ही आना है, पेपर है वुड का है तो वुड से ही वो सब बनना है। आपका जो कार्डबोर्ड आजकल जो आप ज्यादा यूज कर रहे हैं वो भी आपका रबर, मतलब कितनी सारी चीजें हैं विच आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ दी वुड। फॉडर है, फॉडर का मतलब चारा, जो एनिमल्स कैटल्स हैं उनके लिए जो खाना मिलने वाला है, ठीक है ना, तो कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। और आप मतलब जितने भी पॉइंट्स हो, ऑक्सीजन देता है, ये लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कह देते हैं हम, खासकर अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना उनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन वहां से आता है। तो हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना। जो भी हमारा फूड है, फूड बेसिक नीड है हमारी, ऑक्सीजन है, ये सब अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो ये सब हमें मिलेगा। फॉरेस्ट में हम एनिमल्स को भी कंजर्व करेंगे बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। ये आपका बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही बढ़िया पार्ट है। अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो बेटा कुछ भी हमें ना तो पढ़ने को मिलने वाला ना देखने को मिलने वाला, तो मतलब क्या डेफिशिएंसी वहां पर हर चीज की रहेगी। तो इतना सब कुछ अगर आप एक्सप्लेन करके आते हैं 4 मार्क्स में तो डेफिनेटली आप 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, वक्राणु नेफ्रॉन की रचना, उसकी कार्यविधि। देखो बेटा क्लास में भी हम बार बार बताते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लो, ट्रिक्स भी बताते हैं डायग्राम की, लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं करते तो तब भी नहीं है, फिर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो देखो अभी आ गया है ये सामने फिर से, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ इट्स वर्किंग। तो एक तो ये क्या बनाया है बेटा, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये क्या रहेगा, एक आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके बारे में आप बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पर होते हैं। तो फॉर एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक बोमेंस कैप्सूल है जिसे आप बोमन संपुट कहते हो हिंदी में। तो हिंदी वाले बच्चे ये ना सोचे कि मैम ने हिंदी का नहीं करवाया है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा सिंपल सा है ये लॉजिक कि आपके क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं, आपको एटलीस्ट हिंट मिल रही है, उतना आप देखें। बोमेन संपुट है तो यहाँ पे आप सारा ये दिखाते हैं, एफ्रेंट आर्टियोल, ये ग्लोमेरुलस, इफ्रेंट आर्टियोल, ठीक है, ये आप लेबल करेंगे, एफ्रेंट आर्टियोल, इफ्रेंट आर्टियोल, ये सारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलाई, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। फिर यहाँ पे आप देखते हैं एक आप इस तरीके से एक पूरा नेटवर्क, पेरी कैपिलरी ट्यूबुलर नेटवर्क आप बनाते हैं, पेरी कैपिलरी ट्यूबुलर नेटवर्क। जिनका पेपर नहीं हुआ है ना, अब वो देख लो, क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़े से तैयार हो जाओ। अब उसके बाद फिर आप बताएंगे पीसीटी डीसीटी, ठीक है, पीसीटी डीसीटी, हैनल्स लूप, हैनल्स लूप, यूपिन शेप लूप है, वासा रेक्टा बताएंगे यहाँ पे। फिर आप डीसीटी बता रहे हैं, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल, है ना, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल। और फिर ये आप बता रहे हैं सारा कलेक्टिंग डक्ट जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसकी वर्किंग के बारे में बताएंगे कि कैसे जो नेफ्रॉन है साल्ट, वाटर, मिनरल्स की आयन कंसंट्रेशन जो है उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस यहाँ पे लगेगा। तो ये सब चीज अगर आप बताते हैं बेटा तो देखो मार्क्स मिलेंगे। ट्रिक आपको क्या करना था, 2 पेंसिल को मैंने बताया भी है क्लास में भी कई बार बच्चों को, 2 पेंसिल लें, उस पे एक मतलब आप एक रबर जो है लपेट लेंगे, तो उससे क्या होगा, बार बार आपको ये जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है। आप 2 पेंसिल लें, ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको, कोई बात नहीं जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ है वो तो सीख लो। आप जैसे मानो कि 2 पेंसिल आप पकड़ेंगे और उसको इस तरीके से जो है आप चलाते जाएंगे, ये देखो अब जो यहाँ पे जो भी आपका गैप आएगा इक्वल आएगा और टाइम बचता है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया ना, मतलब टाइम को बचाना सीख लिया, तो बेटा आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना सीख लिया, जीना सीख लिया। तो आप यहाँ पे ध्यान दें। तो ये ऐसी कुछ ट्रिक्स आप लें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका, ये चॉइस में आपको दिया गया है, या तो आपको नेफ्रॉन ड्रॉ करना था, या यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो देखो इजी है क्वेश्चन, मतलब आप कुछ इस तरीके का डायग्राम वहां पर बना के आएंगे, थोड़ा फेस वगैरह और भी दिखा सकते हैं, मैं बनाऊंगी, फिर आप कहेंगे कि मैडम ये ड्रॉइंग कैसी है। ड्रॉइंग अच्छी है बट ओके कोई नहीं।
माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, पेनक्रिया, स्टमक में आप बता देंगे कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस पार्ट है, पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आप शो कर रहे हैं, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, असेंडिंग, अपेंडिक्स पार्ट है, रेक्टम और एनस फॉर द एग्जिट ऑफ द वेस्ट. So mouth for the intake of the food and anus for the exit of the waste or the undigested food. Waste जो है वो रिलीज होना है. तो बेटा इसको बेहतरीन तरीके से बनाना है. ये जस्ट आपको एक हिंट दी जा रही है कि मेरे सभी बच्चे जो हैं इस टाइप का एक कोई डायग्राम बना के आए हो तो डेफिनेटली बेटा 3+3 इन्होंने लिखा है. तो 3 डायग्राम के मार्क्स हैं, 3 एक्सप्लेनेशन के हैं. तो ये आप देख रहे हैं सारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब आपके मतलब बड़ा सा पेट जो आजकल आपको ज्यादा भूख भी लग रही होगी, और ये सब आपका पिज्जा, बर्गर, चाउमीन सब यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम लिया करो. ये सजेशन है आपकी मैम की ओर से. अब आप आगे एक्सप्लेनेशन जब करेंगे ना डाइजेस्टिव प्रोसेस की, आप उसमें सारा बताएं. माउथ है, बकल कैविटी, गम्स है, टीथ, ठीक है, टेस्ट बर्ड, टेस्ट एरियाज भी आपको पता है सारा, टिप पे, बैक पे, ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है टेस्ट एरियाज के बारे में. और क्या बताएंगे, फेरिंग्स है, देन इसोफेगस जो कि एक फूड पाइप का काम करता है. ठीक है ना, तो ये क्या आपकी फूड पाइप है. स्टमक है, स्टमक के पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनके सब पार्ट्स आप बताते रहेंगे. जिजेनम आपका वो पार्ट रहेगा जहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड होता है. तो इस बात पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें. और रिलेटेड एंजाइम्स बता दें, जैसे कि अमाइलेज मतलब माउथ में ही एक्टिवेट हो गया है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवा सिक्रीशन इज देयर, then gastric glands that release HCl for the digestion of the food, pepsin, renin, और बताइए लाइपेज है, प्रोटीएज है, फैटी एसिड, इमल्सिफिकेशन है. तो थोड़ा इसको मतलब आपको लग रहा होगा बड़ा लेंथी क्वेश्चन बन गया है, बट मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. क्वेश्चन का टेम्पटेशन का वे है, आप उसको फ्लो चार्ट में कर रहे हैं या कैसे गाथा लिख दी है. तो गाथा नहीं लिखते हैं साइंस में. साइंस में आपको बहुत ही सिस्टमेटिक एक स्कीमेटिक वे से आपको चलना होता है फॉर योर प्रेजेंटेशन. फाइन, तो आज आपका जो पेपर है बेटा यहाँ पे ये फिनिश होता है. ठीक है, क्वेश्चन आप मैच करें. जिन बच्चों के पेपर अभी रहता है साइंस का वो इस वीडियो को देखें और यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी. तो जो क्वेश्चन अभी भी आपके रह गए हैं आप चिंता ना करें. बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है हर वक्त आप सभी बच्चों के लिए ही सोचता रहता है. तो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो जो है हम लेकर आते हैं और बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन डाउट क्लियर हो. स्टिल वैसे तो हम रहने नहीं देंगे. अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं. और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म की इस मेहनत के लिए आप अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए. ऑल द बेस्ट.